बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम देखेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है 200 प्लस एमसीक्यू की कंप्लीट सिलेबस के साथ। ये उसी एपिसोड सीरीज का एपिसोड नंबर है सेकंड, जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें और इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क्या और कहाँ और क्यों, यानी कि क्या, कहाँ और क्यों। इन प्रश्नों ने भूगोल विषय को किस विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब आपको चार ऑप्शन बताता हूँ: वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समुद्र विज्ञान या फिर जीव भूगोल। ये चार ऑप्शन आपको पता चल गए। अब इसमें से जो आपको लगता है कि ये राइट आंसर है मेरी तरफ से, तो आप वो कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन में बता सकते हैं। आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर बताइए और उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। तो क्या और कहाँ और क्यों, इन तीनों प्रश्नों ने भूगोल को जिस विषय के रूप में स्थापित किया है तो वो है वैज्ञानिक। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी पर किन गैसों की अधिकतम प्रधानता थी। फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन व लिथियम, सेकंड हाइड्रोजन व हीलियम, थर्ड ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जब निर्माण शुरू हुआ था तो उसके प्रारंभिक वर्षों में ऐसी कौन सी गैसें थीं जो पृथ्वी पर अधिकतर थीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हाइड्रोजन व हीलियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। भारत का मानक यामोत्तर कितना है। भारत का मानक यामोत्तर कितना है। 82 से 30 अंश पश्चिम यामोत्तर, 82 अंश 30 उत्तर यामोत्तर, थर्ड है 82 अंश पूर्व यामोत्तर, फोर्थ है 82 अंश 30 दक्षिण यामोत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में बताना है कि भारत का मानक यामोत्तर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 82 अंश 30 पूरब यामोत्तर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वजन के अनुसार पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन 49.70%, सिलिकॉन 26.72, सेकंड है कार्बन 46.60, सिलिका 27.72, थर्ड है सिलिका 46.60, ऑक्सीजन 27.72 एंड ऑक्सीजन 46.60 एंड सिलिका 27.72। तो देखिए, सिलिका की जो मात्रा बताई गई है ये दोनों सही है, लेकिन अब इसमें हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में जानना है कि कौन सी इनमें से है। तो इसमें से जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 46.60% एंड सिलिका 27.72%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो भूकंप का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का टूटना, भूगर्भ का हिलना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक तरह से भूगर्भ का हिलना भी हो सकता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलने लगती है। लेकिन यहाँ पे जब पूरी पृथ्वी की बात की गई है तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का कंपन, यानी कि पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना भूकंप का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है। एस्थोनोस्फियर यंत्र का, रिक्टर स्केल, दोनों का, किसी का नहीं। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए ऑप्शन आपके सामने ये मुख्य दो ही हैं। इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन सेकंड, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अभी बंगाल की हम बात करें फिर बिहार की करेंगे। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। व्यास,
कोसी, दामोदर या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? व्यास, नर्मदा, दामोदर या फिर कोसी? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है वह प्लेट कहलाती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेसर निक्षेप सिद्धांत, महासागरीय अधस्थल सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये हम सभी को पता है, और संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का ये लगभग कुछ हिस्सा अपने अंदर रखता है। वो हिस्सा कितना है? 3.4%, 2.4%, 5.4% या फिर 2.5%? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसके तहत वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अपने अंतर्गत रखता है, यानी कि उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का जो स्वरूप था वो कैसा था? पहला पॉइंट, पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म और वीरान ग्रह हुआ करती थी। दूसरा, वायुमंडल विरल था, हाइड्रोजन व हीलियम से ये बना हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, पहला दूसरा कथन सही है। फोर्थ है, पृथ्वी पर जीवन शुरुआती अवस्था में ही शुरू हो गया था। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि धरातल का स्वरूप कैसा था, जीवन के बारे में नहीं पूछा गया, स्वरूप के बारे में पूछा गया है। तो ये दो कथन हैं, ये इसके दोनों कथन सही हैं। तो इससे संबंधित जो ऑप्शन थर्ड है इनका, ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा कथन, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम होता है, प्रादेशिक उपागम होता है, समुद्र और वायु उपागम होता है, या फिर एक और दो, यानी कि क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक? तो भूगोल अध्ययन के जो प्रमुख उपागम है वो पहला और दूसरा है, क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका, इन सभी के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब और किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन फर्स्ट 1956 अब्राहम आर्टेलियस, सेकंड 1920 अल्फ्रेड वैगनर, थर्ड 1967 मेगास्थनीज, फोर्थ 1999 रिचर्ड हॉडसन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1596 में अब्राहम आर्टेलियस ने यह संभावना प्रस्तुत की थी कि दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों अभी तक के जितने भी प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है, शैलों का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत तथा दूसरे शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? शैली चक्र, पेट्रोलॉजी, कायांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो विज्ञान है जिसके बारे में ये कथन दिया गया है उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब 15 में यहाँ पे क्या है कि कुछ कथन दिए गए हैं, इसे पढ़ना है और इसमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो पहले तो विशेषताएं पढ़िए। पहली विशेषता, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो इसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित जल को अपवाह द्रोणी कहते हैं।
तीसरे है एक अपवाद द्रोणी से दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या फिर जल संबंध कहते हैं। फोर्थ है बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जब छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को लाती है तो भी उसे जल संबंध ही कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 कथन इसमें से सही है, एक गलत है। गलत है वो ऑप्शन 4। ठीक है, अब इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 1 से 3 सही है, थर्ड है 2 3 4 सही है, सॉरी सेकंड था, थर्ड है कि चारों कथन सही है, फोर्थ है कि पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला दूसरा और तीसरा ये 3 कथन इसके सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे भी उसी तरह से कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। भूगोल जिस तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं उसके बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है, क्योंकि दूरी से ही हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र पर कितनी दूरी के अंतर्गत कौन सी सेनाएं हैं, कब हमें आक्रमण करना चाहिए, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ समुद्र है। सेकंड है क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार से हमें पता लग जाता है कि किसका क्षेत्र, किसका राज्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा विस्तृत समुद्र। विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है, यानी कि जो समुद्र है वो कई बार जब कोई विदेशी आक्रमण करता है तो समुद्र से रुकता है, क्योंकि वो उस पर पुल बना ही नहीं पाते हैं, तो इस तरह से कई बार उसने युद्धों को बचाया भी है। तो ये 3 कथन हो गए आपके। अब इन तीनों में से हमें राइट का चूज़ करना है। तो पहला पॉइंट है पहला दूसरा सही है, तीसरा पॉइंट है पहला तीसरा सही है। अब यहाँ पे था दूसरा और तीसरा, ठीक है, यहाँ पे है दूसरा और तीसरा सही है, और फोर्थ है कि तीनों कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है कि ये तीनों ही कथन सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है, यह कथन किससे संबंधित है? निहारिका, बिग बैंग सिद्धांत, तारों के निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है कि गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है, तो ये कथन है निहारिका से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना कब और किसके द्वारा दी गई थी? सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना। ऑप्शन है 1956 अब्राहम अर्टेलियस के द्वारा, 1961 हेस के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है 1912 है अल्फ्रेड वैगनर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सागरीय अधस्थल विस्तार की जो परिकल्पना थी वो 1961 में हेस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। आई होप बच्चों आपको अभी तक के प्रश्न ये सभी समझ में आए होंगे बड़ी आसानी से, और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन सी अधात्विक खनिज की विशेषता इनमें से नहीं है? पहला पॉइंट, इन खनिजों में धातुओं का अंश नहीं होता है। दूसरा, इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। तीसरा, कुछ खास खनिजों में धातुओं का अंश होता है। फोर्थ, इनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे गंधक, फास्फेट व नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इनकी जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि इसमें धातुओं का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका विशेषता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप का अवकेंद्र यानी कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में फैलती है। दूसरा, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को यहीं महसूस किया जाता है। तीसरा, भूकंप का सबसे विनाशकारी स्थान, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, इसे भूकंप का अपकेंद्र यानी कि उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे देखिए पैंजिया एवं पैंथालसा, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले पैंजिया क्या है? आज के सभी महाद्वीप एक भूखंड के भाग थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। दूसरा पैंथालसा, पैंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पैंथालसा कहते थे। तीसरा, पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड इनमें यानी कि उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। सबसे पहले ये टूटा तो किसमें गया? उत्तरी व दक्षिणी भूखंड में। तो इसमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन है तीनों कथन सही हैं, दूसरा है दूसरा तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन है पहला दूसरा सही है। तो पैंजिया पैंथालसा के बारे में ये तीनों ही कथन आपके राइट हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, शैली चक्र, कायांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो उस सतत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शैली चक्र। शैली चक्र के अंतर्गत ही पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, अमरकंटक पठार से, त्र्यंबकेश्वर पठार से, कर्नाटक का कोगाडू से। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर पठार से। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आया है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति या फिर पृथ्वी। तो हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी ग्रह। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान जो है वो किस तरह की शैलों का उदाहरण है? आग्नेय शैल, परतदार शैल, रूपांतरित शैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट चट्टान जो है वो एक आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर से संबंधित आपका चैप्टर नहीं, सिलेबस से संबंधित ये बाकी के 25 इंपॉर्टेंट MCQ थे। अब हम मिलेंगे आपके एपिसोड नंबर 3 की MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।